आज का पाठ है एक दिन की बादशाहत। तो चलिए शुरू करते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। इसमें जो फ़ौरन शब्द दिख रहा है, फ़ौरन का मतलब होता है जल्दी। क्या होता है? जल्दी, जल्दी। आरिफ, अलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उसी वक्त आती थी। और यहाँ पे जो एन शब्द दिख रहा है, एन का मतलब होता है बिल्कुल उसी समय पर, है ना, उसी समय, इमीडिएटली। ठीक है ना। एन उसी वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा। आपा का मतलब होता है जो बड़ी होती है उसको, बड़ी को आपा बोलते हैं, जिसको बहन भी बोलते हैं, आपा। ठीक है। फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर, हिलाकर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, पाबंदी मतलब रोक, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, तकरार का मतलब होता है झगड़ा। अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो मम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। हाँक दे का मतलब होता है बाहर पहुंचा दे। तो हाँक दे का मतलब होता है भगाना। जैसे कोई जानवर घर के अंदर आ जाता है तो उसको हम बाहर भगा देते हैं। एक्चुअली में वास्तव में जो हाँक शब्द जो है ना, गाड़ी बैल से आता है। गाड़ी को हाँकते हैं, उनको भगाते हैं। गाड़ी को हाँकना मतलब भगाना। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे। चूजे आप ही जानते हो, उनके बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को चूजे बोलते हैं। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों, पाबंदियों का मतलब होता है रोक। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें, तरकीब का मतलब होता है उपाय, प्लान, तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है खिदमत, खिदमत मतलब उनकी सेवा में। खिदमत का मतलब होता है सेवा में, सर्विस में। और दरखास्त का मतलब होता है, ये जो दरखास्त दिया हुआ है इसका मतलब होता है प्रार्थना, एप्लीकेशन। खिदमत मतलब हो गया सर्विस, सेवा में। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस चित्र में ये दो बच्चे हैं जो कि शायद उनसे दरखास्त कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं ऊधम मचाने की। ऊधम का मतलब होता है मस्ती, गदर, शोर। कोई ज़रूरत नहीं ऊधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, पिलाई मतलब उनको डांटा। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के
अधिकार मिल जाएंगे। अब जो इकरार शब्द जो यहाँ पर आया है, इकरार का मतलब होता है हाँ, यस। और किस्म का मतलब होता है आपका प्रकार या काइंड, है ना, इसका मतलब। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला। झिंझोड़ का मतलब होता है हिला देना। झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहें, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। हरीरा एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ती है ना। एक काढ़ा होता है जिसको छोंक लगाकर पिया जाता है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, उसे हरीरा बोलते हैं। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, ये जो खानसामा शब्द है, खानसामा का मतलब होता है नौकर, सर्वेंट। तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध, बिस्कुट, इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। कहर का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही गुस्से से उनको देखा, है ना। मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तरमाल का मतलब होता है इसमें पूड़ी, हलवा, जो अच्छी अच्छी खाने की चीज़ है उसको तरमाल कहा जाता है। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी। मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। यहाँ पे हम ये शब्द देख रहे हैं, ये जो शब्द आया है निवाला, निवाला का मतलब होता है टुकड़ा, है ना। एक रोटी का जो हम टुकड़ा खाते हैं उसको हम निवाला बोलते हैं, उसको हम कौर भी बोलते हैं, कोई ग्रास बोलता है, तो निवाला। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, है ना। गुसल खाना जो होता है वॉशरूम होता है। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। ये गुसल खाना। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए। गत का मतलब होता है हालत। बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं किए, शेव मतलब दाढ़ी नहीं बनाई हुई है। कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए।
है ना। शर्मिंदा का मतलब होता है मतलब अपने आप में शर्मा जाना, और एक हिसाब से शर्म आना। शर्मिंदा का मतलब होता है शर्म आना, शर्म आना, है ना। शर्म आना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अशेम्ड। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चू चू चोप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए, बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। तुनक्कर यहाँ पर जो शब्द आया है ये है तुनक्कर। तुनक्कर का मतलब होता है जल्दी से, क्विकली, जल्दी से, क्विकली। और एक और शब्द यहाँ पे आया है इकन्नी। इकन्नी का मतलब होता है 1 पैसा। आज से 60-70 साल पहले, आज की डेट से जो 2020 चल रहा है, इससे पहले 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, है ना, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, हैं, 50 पैसा, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो 1 पैसे को हम इकन्नी कहते थे। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। खानसामा का मतलब होता है नौकर। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकीं। सब्र का मतलब होता है इंतज़ार। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गईं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। इम्तिहान जो शब्द आया है, इस इम्तिहान शब्द का नाम है परीक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्ज़ाम।
और ये जो नया शब्द आया है एक और है सैर सपाटे। सैर सपाटा का मतलब होता है घूमना फिरना, वॉकिंग, है ना, वॉकिंग। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज रख होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से बाहर निकली। आपा मैंने बता दिया आपको, आपा का मतलब होता है अपने से बड़ी बहन। अपने से जो बड़ी बहन होती है उसको हम आपा बोलते हैं। एक निहायत, ये जो निहायत शब्द आया है, निहायत होता है मतलब बिल्कुल, एक्सेसिव, है ना, एक्सेसिव। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। ठीक है ना, उसकी बड़ी बहन जो है ना साड़ी पहनकर कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना करने का मतलब होता है इंस्पेक्शन, है ना, जांचना। हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन होता है ना, जांच करने आते हैं ना, तो वैसे ही इसका मुआयना उर्दू शब्द है, किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। गारत मतलब गंदी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुकुम। आपा चिढ़ गईं। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। फंक्शन मतलब होता है प्रोग्राम, कार्यक्रम है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। शिकन मतलब होता है सिलाब, सलवट। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गईं। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थीं। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थीं कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। ये जो चवन्नी जो है ना, वो 25 पैसे को चवन्नी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको 4 आने भी बोलते हैं, 4 आने, ठीक, चवन्नी। तो इस प्रकार से ये पाठ था। जीलानी वानों ने लिखा हुआ है और उर्दू से अनुवाद हुआ है लक्ष्मीचंद गुप्ता ने। तो इस प्रकार से ये पाठ खत्म हो गया। हमने देखा था इसमें, इस पाठ में एक दिन के लिए बच्चों को उनके अधिकार घर वालों ने दे दिए थे। अब हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्नोत्तर आते हैं ये है कहानी की बात। तो कहानी की बात है, अन्ना ने क्या सोचकर आरिफ, अम्मा ने, ये अन्ना नहीं है, ये है एक्चुअली में अम्मा, गलत छप गया है, अम्मा, अम्मा।
अम्मा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अम्मा ने सोचा होगा कि रोज सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिए जाएं। इसलिए उन्होंने आरिफ की बात मान ली। ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। और प्रश्न नंबर 2 है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? तो क्या सोचा होगा हम ये देखते हैं। पहला आया है आरिफ ने। आरिफ ने क्या सोचा होगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा, आरिफ ने सोचा होगा कितना अच्छा होता अगर रोज ऐसे ही दिन होता, फिर उसे मज़ा ही आ जाता। ये आरिफ ने सोचा। अगला है अम्मा। अम्मा ने क्या सोचा? अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए, उन पर हमेशा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। अगली है दादी। दादी ने क्या सोचा होगा? दादी ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते। ये सारी बातें इन्होंने सोची होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तुम्हारी बात। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगे? ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जैसे मनपसंद चीज़ें खाएंगे, खूब खेलेंगे, बड़ों पर रौब जमाएंगे आदि। लेकिन हम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ये प्रश्न हो गया, है ना। इसमें और भी था, तुम्हारे विचार सुनने से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। तो इसमें मैंने बता दिया है आपके लिए, है ना। अगला है ये आ गया आपका तुम्हारी बात। अब आ गया आपका तरकीब। अब आ गया आपका तरकीब। तरकीब की अपेक्षा अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये तो मैंने बता दिया आपको, कहानी में से कौन से काम बताएगा जो आरिफ और सलीम को करने के लिए कहते थे। अब अगला आ गया तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम है उन्हें बिना शिकायत कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से काम करने के लिए मना कर देना चाहिए था। ठीक है ना। तो इसमें से देख लेते हैं कि उनको क्या मना कर देना चाहिए थे, वो बता देता हूँ मैं। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का काम, 1 नंबर का हो गया ये। दूसरे नंबर में घर में शांति से रहने का काम। तीसरे नंबर का हो गया दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारने का काम। चौथा नंबर कम जेब खर्च में ही संतुष्ट रहने का काम, है ना। ये सारे काम थे। और मना करने वाला काम हो जाएगा बेकार के कपड़े पहनने से और मिर्चों के सालन खाने से। अब हम अगला आ जाते हैं तरकीब पर। चलिए, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तो तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, घर के बड़े लोगों को कैसे समझाया जाए। वो ये सोचते होंगे वो कि घर के बड़े लोगों को कैसे समझाया जाए जिससे कि वे उन पर इतनी अधिक पाबंदियां ना लगाएं। 1 नंबर का हो गया। दूसरा नंबर है उन्होंने अब्बा से दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। नंबर 3, उन दोनों ने जो तरकीबें अपनाई वह सबसे अच्छी हैं। इस तरकीब ने बड़ों को इस बात का एहसास करा दिया कि हर समय बच्चों को
निर्देश देते रहना अच्छी बात नहीं होती। तो ये आपका हो गया दूसरे नंबर का आंसर। वो फर्स्ट नंबर का। दूसरे नंबर का है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी होती गई थी, है ना। कौन सी कौन सी कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी होती गई थी। तो उन्होंने, तरकीब क्या थी, उन्होंने अब्बास से दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। तो ये तरकीब थी उनकी, ठीक है, ये तरकीब थी उनकी। और क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उन दोनों ने जो तरकीब अपनाई वह सबसे अच्छी है। इस तरकीब ने बड़ों को इस बात का एहसास करा दिया कि हर समय बच्चों को निर्देश देते रहना अच्छी बात नहीं होती। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है अधिकारों की बात। तो अधिकारों की बात में हम देखते हैं कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, है ना। तो पहला है, अम्मी के सारे अधिकार किसने छीन लिए थे। अम्मी के सारे अधिकार किसने छीन लिए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आरिफ और सलीम ने अम्मी के सारे अधिकार छीन लिए थे, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे। कायदे से तो उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे इस बात से काफ़ी परेशान हो चुके थे कि उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है, ये हो गया। तीसरा, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। उन्होंने अम्मी के ये अधिकार छीने होंगे। नंबर 1, डांटने का अधिकार, डांटने का। नंबर 2, पाबंदी लगाने का, ठीक है ना। नंबर 3 हो गया आपका अपना मनपसंद भोजन बनाने का। ये हो जाएगा आपका मनपसंद भोजन या खाना। ये अधिकार छीन लिए थे उन्होंने, ठीक है। अगला है बादशाहत, ठीक है ना। बादशाहत, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। तो बादशाहत क्या होती है, किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन तथा पूर्ण अधिकार होना बादशाहत होती है, ठीक है ना, उसको बादशाहत कहते हैं। नंबर 2, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है। तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी का कोई शीर्षक दो, ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा, ऐसा शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम एक दिन के लिए बादशाह की तरह अपनी मर्जी से घर का शासन चलाते हैं। वे घर के सभी सदस्यों को आदेश देते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है इत्यादि निर्देश देते हैं। और इस कहानी का दूसरा शीर्षक यह हो सकता है, बच्चों की हुकूमत, बच्चों की हुकूमत या बच्चों की मनमानी, है ना, बच्चों की हुकूमत या बच्चों की मनमानी। अगला है तीसरा नंबर, इस कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़े काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था। तो कौन बन गया था। तो कहानी, इसका उत्तर होगा, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में बच्चे एक दिन के असली बादशाह बन गए थे क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार मिले हुए थे। तो बच्चों में आरिफ और सलीम जो थे वो बच्चे थे और बच्चे ही उस दिन के
असली बादशाह बन गए थे। ठीक है, अगली हेडिंग आ जाती है आपकी तरमाल। ठीक है ना, तरमाल। अब तरमाल क्या होता है? रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए ना रख सकती थी। कहानी में किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? ठीक है ना, कहानी में किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है ना, अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। नंबर 2, इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? तो हलवा, पूरी, इसका उत्तर होगा हलवा, पूरी, मालपुआ आदि को तरमाल कहा जा सकता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो दाल, चावल, रोटी, पॉपकॉर्न, मूंगफली इत्यादि तरमाल नहीं लगती। चौथे नंबर का है, इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव। तो इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा इन चीज़ों को हम नीरस नाम देना चाहेंगे। क्या नाम देना चाहेंगे? नीरस, है ना, नीरस नाम देना चाहेंगे। चलिए, अगला आपका आ गया है मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। तुम भी अपना कोई ख़ास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ। वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है ना, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा कि मुझे अपनी एक रेशम के कपड़े की बनी हुई कमीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छी है, साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम है। तो आप इसका उत्तर, इस पहले प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जो भी कपड़ा आपको पसंद हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मुझे मेरी स्कूल की शर्ट पसंद है या मुझे जीन्स की शर्ट पसंद है। इस प्रकार से इसका उत्तर आप खुद लिख सकते हैं। नंबर 2, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं? कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं? अब जैसे पहनने की चीज़ें, ठीक है ना, पहनने की चीज़ें में आपकी कौन कौन सी बेकार लगती हैं? पहनने की चीज़ों में आपके आ जाएंगे आपके पुराने कपड़े, ढीले ढाले कपड़े, फीके रंगों के कपड़े, फटी पुरानी जुराबें इत्यादि, है ना, या फिर कुर्ते पजामा भी हो सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा है खाने पीने की चीज़ें। खाने पीने की चीज़ों में आपको क्या पसंद नहीं आता? खाने पीने की चीज़ों में अधिक मीठी चीज़ें, है ना, तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और घटिया पेय पदार्थ, है ना। और इसमें हो सकता है आपको नहीं भी पसंद हो, रोटी, दलिया, हरी सब्ज़ी, अनानास, जो आपको पसंद नहीं हो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। पहनने की चीज़ों में ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको वो लिखना है, आपको अपने हिसाब से पहनने की चीज़ों में जो नहीं चीज़ अच्छी नहीं लगती आपको यहाँ लिख देना है, और खाने पीने की चीज़ों के नाम यहाँ लिख देना है। और करने के काम, आप करने के काम में आपको घर के काम करना आपको पसंद ना आता हो, अधिक पढ़ना आपको पसंद ना आता हो, टीवी देखना आपको पसंद ना आता हो, है ना, कपड़े साफ़ करना आपको पसंद ना आता हो, जूते पॉलिश करना आपको पसंद ना आता हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आ गया आपका खेल। अब खेल में आपको क्या पसंद नहीं आता हो? शतरंज नहीं आता हो आपको, ताश नहीं आता हो आपको, है ना, लूडो नहीं आता हो आपको, कबड्डी नहीं आता हो आपको, पतंगबाजी नहीं, जो खेल भी आपको बेकार लगता है आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। चलिए, ये पूरा हो गया। अब हम चलते हैं अगले उसकी तरफ, और अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हल्का भारी। ध्यान देंगे हम हल्का भारी पर। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर
भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जो भारी साड़ी जो दिया हुआ है यहाँ पर, जो भारी साड़ी, ये भारी साड़ी, साड़ी वजनदार, ये वाला साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, है ना। तो साड़ी पर साड़ी पर साड़ी यहाँ पर विशेषण शब्द का उपयोग हुआ है कुल मिलाकर। साड़ी का वजन ज़्यादा था, है ना। यहाँ पर भारी 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 साड़ी से मतलब क्या है? तो साड़ी, यहाँ पे साड़ी कैसी है, साड़ी कैसी है, वो कैसी है, भारी है, ठीक है ना। और यहाँ पर साड़ी का वजन ज़्यादा था, है ना। और अगला है ये, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम और भारी बारिश। भारी बारिश, ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है ना। ऊपर जो है ना, ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। 4 अलग अलग संज्ञाएं क्या हैं, ठीक है ना। इसमें किया है, यहाँ पर साड़ी का वजन ज़्यादा था, तो यहाँ पर इस जगह पे हम देखेंगे भारी साड़ी, भारी साड़ी, भारी चीज़ का भारी अटैची। ये 4 संज्ञा कौन कौन सी? एक तो साड़ी हो गई, एक अटैची हो गई, एक काम हो गया और एक बारिश हो गई। तो यहाँ पे दिखाया है ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। 4 अलग संज्ञा, एक हुई बारिश, एक काम हो गया, एक अटैची हो गई और एक हुई साड़ी। तो ये भारी भारी का उपयोग किया गया। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है? इनमें क्या अंतर है, ठीक है ना। तो पहले में भारी साड़ी में भारी विशेषण अधिक महंगी या अधिक कढ़ाईदार साड़ी के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। जैसे भारी साड़ी है, तो भारी साड़ी से वजन से मतलब नहीं है, भारी साड़ी से मतलब है वो विशेषण है। तो भारी के तो अरे भारी कपड़े पहने हैं भाई, तो अधिक महंगी या अधिक कढ़ाईदार साड़ी के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, पहले वाले का। और ये दूसरा है भारी अटैची, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, भारी अटैची। तो भारी अटैची में भारी विशेषण वजनदार चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। अब अटैची तो भारी होती है, लेकिन साड़ी भारी नहीं होती है। साड़ी भारी इसलिए होती है, कहते हैं अरे क्या भारी भाई, क्या भारी लग रहे हो, यानी वो कपड़े पहनकर आदमी बहुत महंगे कपड़े पहने हैं, ठीक है। अब भारी अटैची में जो है वजन की बात है। अब हम यहाँ पर चल रहा है भारी काम। भारी काम में भारी विशेषण बड़े काम के लिए प्रयोग किया जाता है। और तूने तो भारी काम कर दिया, है ना। अब जैसे कहीं आप जिसके काम के बारे में जानते नहीं और आपने काम कर दिया, तो पापा मम्मी बोलते हैं अरे तूने तो बड़ा भारी काम कर दिया, है ना। तो भारी काम में भारी विशेषण बड़े काम के लिए प्रयोग किया गया है। अब हम यहाँ पे आ गए भारी बारिश के लिए। तो भारी बारिश में भारी विशेषण अधिक के लिए प्रयोग किया गया है, भारी बारिश में। अब भारी बारिश हो गई भाई, भारी बारिश, जब भारी बारिश हो गई तो बारिश भारी कब होगी? तो भारी बारिश अधिक के लिए, मतलब ज़्यादा पानी गिर गया है। क्या गिर गया है? ज़्यादा पानी गिर गया है। समझ में आ गया? भारी काम के लिए मतलब बड़ा काम, ठीक है। और भारी अटैची के लिए मतलब वजनदार, ये वजनदार, ठीक है ना। और भारी साड़ी से हो गया इस वाले से महंगी साड़ी, ठीक है, महंगी साड़ी। ये सारी चीज़